अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। सीबीआई की विशेष अदालत अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में कुल 48 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें से सुनवाई के दौरान 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 32 अभियुक्त जिंदा हैं, जिनमें पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती हैं, और कल्याण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब विवादित ढांचा गिराया गया था। अदालत ने कहा है सभी अभियुक्तों को कि जिस दिन फैसला सुनाया जाना है उस दिन अदालत में आप सभी उपस्थित रहें। देखना होगा कि क्या अदालत से फैसला आता है। इस मामले पर आज हम विस्तृत तरीके से बात करेंगे आपसे। इसके अलावा बात करेंगे दिल्ली दंगा मामलों पर, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कुछ और साक्ष्य जुटाए हैं और 15 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। कौन है वो 15 लोग, क्या क्या चार्जेस हैं, ये सब आपके समक्ष आज बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे चिराग पासवान की, जिन्होंने आज एलजेपी के सांसदों के साथ बैठक की। मंगलवार को वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले थे। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जेडीयू से 1 सीट ज्यादा चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि जितनी भी सीटें बटे उनमें से 1 सीट फालतू बीजेपी को मिलनी चाहिए। क्या कहा है चिराग पासवान ने और कुछ इसके अलावा किस तरीके से नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है ये भी आपके समक्ष बताएंगे। और कंगना रनौत वो लगातार हमले कर रही हैं और जिस तरीके से बॉलीवुड 2 धड़ों में बढ़ता नजर आ रहा है, आप देखिए कंगना रनौत के समर्थन में भी आज कई लोग उतरे। जया प्रदा का बयान आया, जया बच्चन के साथ स्वरा भास्कर, हेमा मालिनी खड़े नजर आए। तो ऐसे कई सितारे हैं जो बटे हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड की थाली में छेद का जो ये एक मुद्दा उठा है, इसमें आगे कहां तक विवाद बढ़ेगा, पनपेगा, ये देखने वाली बात होगी। कंगना रनौत ने आज क्या कुछ कहा है ये भी आपके समक्ष बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या में ढहाए गए विवादित ढांचे की। सीबीआई की विशेष अदालत अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश एसके यादव ने सभी अभियुक्तों को फैसले वाले दिन अदालत में हाजिर रहने के निर्देश दिए हैं। मामले के कुल 32 जीवित अभियुक्तों में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती तथा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी शामिल हैं। सीबीआई के वकील ललित सिंह ने बुधवार को बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों की प्रक्रिया 1 सितंबर को संपन्न होने के बाद अदालत ने फैसला लिखना शुरू कर दिया था। अदालत अब इस मामले में 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को एक उन्मादी भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया था। इस मामले में कुल 48 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें से 16 की वाद विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है। सीबीआई ने इस मामले में 351 गवाह और करीब 600 दस्तावेजी सबूत अदालत में पेश किए। विशेष सीबीआई अदालत में सभी 32 अभियुक्तों ने लिखित दलीलें 31 अगस्त को दाखिल की थी। इस मामले में अदालत में पेश हुए सभी अभियुक्तों ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया और केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर दुर्भावना से मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया था। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने गत 24 जुलाई को सीबीआई अदालत में दर्ज कराए गए अपने बयान में तमाम आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह पूरी तरह से निर्दोष हैं और उन्हें राजनीतिक कारणों से इस मामले में घसीटा गया है। इससे एक दिन पहले अदालत में अपना बयान दर्ज कराने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने भी लगभग ऐसा ही बयान देते हुए खुद को निर्दोष बताया था। बाबरी विध्वंस के समय राज्य के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह ने गत 13 जुलाई को सीबीआई अदालत में बयान दर्ज कराते हुए कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सियासी बदले की भावना से प्रेरित होकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने दावा किया था कि उनकी सरकार ने अयोध्या में विवादित ढांचे की त्रिस्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित की थी। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई अदालत को मामले का निपटारा 31 अगस्त तक करने के निर्देश दिए थे, लेकिन गत 22 अगस्त को यह अवधि 1 महीने के लिए और बढ़ा दी गई थी। उधर दिल्ली पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों की बड़ी साजिश को लेकर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक अदालत में 15 लोगों के खिलाफ बुधवार को आरोप पत्र दाखिल किया।
सूत्रों के मुताबिक आरोप पत्र में नामजद लोगों में ताहिर हुसैन, मोहम्मद परवेज अहमद, मोहम्मद इलियास, सैफी खालिद, इशरत जहां, मीरान हैदर, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा, शाहदाब अहमद, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान और अतहर खान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत से कहा कि इसमें CDR और व्हाट्सएप चैट को आधार बनाया गया है। आरोप पत्र 10,000 पृष्ठों का है। इसमें पुलिस ने 747 गवाहों को सूचीबद्ध किया है और उनमें से 51 के बयान CRPC की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए गए हैं। अंतिम रिपोर्ट UAPA, IPC और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दाखिल किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि इसने आरोप पत्र में साजिश का घटनाक्रम और संबद्ध घटनाओं का ब्यौरा दिया है, जिन पर आने वाले दिनों में विचार होने की संभावना है। पुलिस ने कहा साक्ष्य में 24 फरवरी के व्हाट्सएप चैट शामिल हुए जब दंगे हुए थे। उस वक्त मुख्य षड्यंत्रकारी दंगाइयों को इलाके में हिंसा के बारे में निर्देशित कर रहे थे। मुख्य षड्यंत्रकारी अपने लोगों के साथ सीधे संपर्क में था। पुलिस ने कहा सीलमपुर जाफराबाद इलाके में हिंसा के लिए षड्यंत्रकारियों ने व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया। 25 शहरों में 25 प्रदर्शन स्थल थे। 25 व्हाट्सएप ग्रुप प्रत्येक शहर के लिए विशेष रूप से बनाए गए थे। प्रदर्शित यह किया गया कि ये स्थान संशोधित नागरिकता अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के लिए हैं, लेकिन इन स्थानों के जरिए षड्यंत्रकारियों ने दिशा निर्देशित किया। विशेष प्रकोष्ठ ने कहा कि ताहिर हुसैन, खालिद सैफी और उमर खालिद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दिल्ली यात्रा के दौरान राजधानी में व्यापक हिंसा की कथित तौर पर साजिश रची थी। आरोप पत्र में पुलिस ने दावा किया है कि 8 जनवरी को ताहिर शाहीन बाग धरना स्थल पर उमर और सैफी से मिला था। जामिया में PFI कार्यालय में भी इसके बाद बैठक हुई थी। पुलिस ने कहा उमर ने कथित तौर पर आश्वस्त किया था कि उसके संपर्कों के जरिए साजो सामान आदि उपलब्ध हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि जांच है और पुलिस इस विषय में एक पूरक आरोप पत्र दाखिल करेगी। गौरतलब है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी को सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। वहीं CAA समर्थकों और इसके विरोधियों के बीच हिंसा बेकाबू हो जाने पर कम से कम 53 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। उधर लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से अनुरोध किया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भगवा पार्टी को जदयू से 1 सीट अधिक पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए। वहीं बुधवार को लोजपा नेताओं की एक बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर आलोचना की गई। लोक जनशक्ति पार्टी सूत्रों ने कहा कि पासवान ने मंगलवार को नड्डा से मुलाकात की और उन्हें यह सुझाव दिया कि भाजपा को नीतीश वाले दल जनता दल यूनाइटेड से 1 सीट अधिक पर चुनाव लड़ना चाहिए। गौरतलब है कि भाजपा, जदयू और लोजपा राज्य में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के घटक दल हैं तथा 243 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए इन दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। जदयू और भाजपा ने 2019 का लोकसभा चुनाव 17 सीटों पर लड़ा था, जबकि शेष 6 सीटें लोजपा के लिए छोड़ी गई थी। जदयू का मानना है कि उसे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा से अधिक सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि भगवा पार्टी की तुलना में उसके अधिक विधायक हैं। हालांकि भाजपा ने सीटों की अपनी संभावित हिस्सेदारी पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। लोजपा और जदयू के बीच जुबानी जंग चल रही है। नीतीश बिहार सरकार की कार्यशैली को पासवान अक्सर निशाना बनाते रहे हैं। बुधवार को हुई लोजपा नेताओं की बैठक में नीतीश के शासन की काफ़ी आलोचना की गई, जबकि राज्य के लिए कई विकास परियोजनाएं पेश करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की गई। कुछ नेताओं ने यहां तक कहा कि पार्टी को आगामी चुनाव में जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने बाढ़ की स्थिति, कोरोना वायरस महामारी और प्रवासी संकट से निपटने के राज्य सरकार के तौर तरीकों की भी आलोचना की। उधर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने संसद में मशहूर अदाकारा और सांसद जया बच्चन द्वारा की गई थाली संबंधी टिप्पणी पर बुधवार को कड़ी प्रतिक्रिया जताई और दावा किया कि उन्हें तो थाली में सजाकर कुछ नहीं मिला। मंगलवार को जया बच्चन ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि इस मनोरंजन उद्योग के बारे में सोशल मीडिया पर भला बुरा कहा जा रहा है। उन्होंने सरकार से इसकी सुरक्षा करने और उसका साथ देने की मांग की। अपने भड़काऊ बयानों से सुर्खियां बटोर रही कंगना रनौत ने मंगलवार को जया बच्चन की निंदा की और बुधवार को भी उन्होंने उन पर हमला जारी रखा। रनौत ने कहा, किस थाली की बात कर रही हैं आप जया जी? एक ऐसी थाली दी गई जिसमें 2 मिनट की भूमिका, आइटम नंबर और रोमांटिक सीन की पेशकश थी, और वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैंने फिल्म उद्योग को नारीवाद का पाठ पढ़ाया, देशभक्ति वाली फिल्मों से थाली सजाई। यह मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं।
तनु वेट्स मनु में रनौत के साथ अभिनय करने वाली स्वरा भास्कर ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, अपने दिमाग की गंदगी अपने तक सीमित रखिए। यदि आप मुझे गालियां देना चाहती हैं तो दीजिए, मैं खुशी खुशी आपकी बकवास सुनूंगी और आपके साथ ये कीचड़ कुश्ती लड़ूंगी। बड़ों का आदर करना भारतीय संस्कृति में पढ़ाए जाने वाला पहला पाठ है और आप स्वघोषित राष्ट्रवादी हैं। फिल्मकार अलंकृता श्रीवास्तव ने भी रनौत की आलोचना की। वैसे जया बच्चन की संसद में उनके द्वारा दिए गए बयान को लेकर बॉलीवुड में उनके कई सहयोगियों ने प्रशंसा की है। अब हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है उसने पर्यटकों के आने पर जो तमाम तरह की पाबंदियां लगी हुई थी उसको हटा लिया है। अब बाहर से भी लोग उसमें आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। जो पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था या पास वगैरह चाहिए था, वो सब अनिवार्यताएं अब खत्म कर दी गई हैं। इससे खास तौर पर जो अब आप मनाली अगर जाएंगे तो वहाँ पर मोटर बाइक किराए पर मिलती हैं, जिससे जो लोग गाड़ी का खर्चा नहीं वहन कर सकते वो अपना बाइकों पर, खासतौर पर युवा वर्ग हो तो वो बाइक ही पसंद करता है क्योंकि उस पर उनको राइड में एक अलग आनंद आता है। तो अब ये बाइक किराए पर देने वाले जो दुकानदार थे ये सब परेशान थे। पिछले 5-6 महीने से सब कुछ ठप पड़ा था। अब सरकार के इस फैसले से इनको राहत पहुंची है। क्या कह रहे हैं ये बाइक किराए पर देने वाले दुकानदार और क्या कह रहे हैं वो युवा जो इन बाइकों के जरिए पूरा मनाली घूमते हैं, उनकी सबकी प्रतिक्रियाएं आपको दिखाते हैं। लोग बाइक किराए पे लेते थे, अब कोविड के चक्कर में लोग नहीं आ रहे थे। अभी सरकार ने कल एक नया फैसला लिया है जिसमें कहा कि कोविड का टेस्ट नहीं कराना, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, आप सीधे हिमाचल में आ सकते हैं। तो इससे कितना असर पड़ेगा बिजनेस पर? अब तो काम चलेगा तब तो। इतने दिन से तो 3-5-6 महीने हो गए बंद ही है, तो अगर टूरिस्ट आएगा तो चलेगा ही चलेगा। राजस्थान से आए थे, दिल्ली होते हुए फिर हम कसौल गए थे, कसौल से ऊपर मणिकरण साहिब होते हुए फिर वापस जा रहे हैं। सुंदर वादियां हैं, सारा सब कुछ इतना अच्छा है यहाँ पे, पर अब कोविड की वजह से लोग नहीं आ पा रहे थे। यहाँ का बिजनेस सारा सर्वाइव कर रहा। अभी हम जहाँ जुमली लोगों से मिले, जहाँ होटल में थे, जहाँ रिजॉर्ट में गए थे, वहाँ पे अधिकतर लोगों की नौकरियाँ जा चुकी है, लोगों के पास पैसा नहीं है और बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अब कोविड-19 अगर रिपोर्ट नहीं चाहिए, ई पास केवल वो रहेगा तो भी उससे बहुत आसानी होगी और लोग बहुत आएंगे।